सुनामी से कैसे बच सकते हैं? तो भूकंप कहाँ से ज्यादा तबाही मचाना चालू करता है? अब इससे बचने के दो ही रास्ते होते हैं। जापान ने क्या किया है, बाउंड्री बना दिया है यहाँ पर, उसका दीवार जो बनाया है ना वो इस टाइप से बनाया है। अब इससे फायदा क्या हुआ जापान को, तो सुनामी आए तो पानी वाली जहाजों को किनारे ले जाना चाहिए, बीच में भाग जाना चाहिए। जापान में अभी 10 दिन पहले सुनामी आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बिहार में तो बाढ़ में दह जाता है सब। सुनामी जो होती है वो खतरनाक तभी होगी जब आप देखिए, सुनामी क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपकी बिल्डिंग भवन है, बचपन में इस टाइप का मकान आप लोग खूब बनाए होंगे, इधर इसे बकुला उड़ाए होंगे 4-5 गो इसे झुंड में, है कि नहीं? एगो पेड़ बनाए होंगे यहाँ पे, ऐसे पेड़ बनाते थे लोग, ऐसे पेड़ बना दिए, इधर सूरज ढलता हुआ दिखा देते थे, हो गया। दो पहाड़ के बीचों में से एगो नदी निकालते थे, दो पहाड़ के बीच में से एगो नदी निकालते थे। बचपन में यही सब आदमी किया है। वही में वेरी गुड मिल जाता था तो बाप रे बाप, आते घर पहले बस्ता फेंका, सबको दिखाओ भाई हमारा आज कौन सी मिला है, वेरी गुड मिला है। जिन कॉपी किताबों में कभी स्कूल में वेरी गुड मिल जाने पर हम इतराया करते थे, बड़े होने के बाद वही कॉपियां रद्दी के भाव बिक गई। जिस दिन बचपना खत्म होगा उस दिन समझ में आएगा आपको। देखिए, ये है आपका समुद्र, ये है समुद्र। जब कभी भूकंप उत्पन्न हो तो भूकंप जहां से उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं फोकस। उसे क्या कहेंगे? फोकस। हिंदी में क्या कहते हैं? मूल। हिंदी में क्या कहेंगे? मूल। अब जैसे यहाँ से भूकंप सीधे यहाँ टकराएगा, आप बताइए, जैसे यहाँ टकराएगा ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ईपी सेंटर। क्या हो जाएगा? ईपी सेंटर। ईपी सेंटर मतलब होता है अधिकेंद्र, जहां से कोई चीज की शुरुआत होती है। अभी अधिकेंद्र जो होता है, यहाँ से ये तबाही शुरुआत करेगा। यहाँ तो कोई रहता ही नहीं, इसलिए तबाही नहीं करेगा। अब यहाँ से ये फैलना चालू होगा अपने ईपी सेंटर से। तो भूकंप कहाँ से ज़्यादा तबाही मचाना चालू करता है? अपने ईपी सेंटर से तबाही मचाना वो स्टार्ट कर देता है। यहाँ एक चीज़ गौर करने की चीज़ है कि जब ये यहाँ भूकंप लाएगा तो पानी में ना हलचल होगी, पानी में हलचल होगी, और समुद्र के अंदर जब हलचल होगा तो यहाँ समुद्र की लहरें जब आएंगी तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएंगी, क्योंकि समुद्र के लहरों को अगर रास्ता मिल गया तो कोई तबाही नहीं मचाएगी। आंधी अगर आ रहा है तो आंधी के रास्ते में अगर कोई नहीं है तो कोई तबाही नहीं मचाएगी। लेकिन आंधी के रास्ते में अगर पेड़, मकान, छत कुछ भी आ गया तो ऑब्वियस बात है वो क्या मचा देगी? तबाही मचा देगी। समझ में आया? देखिए, तो जब यहाँ पे भूकंप आएगा तो यहाँ भी तबाही आएगी। और अगर कोई जहाज यहाँ खड़ी है, अगर मान के चलिए कोई जहाज यहाँ खड़ी है, यहाँ कोई जहाज खड़ी है इस तरह से, ठीक है, टाइटैनिक 2, ये कौन जहाज हो गया हो? कोई जहाज यहाँ खड़ी है, क्या इस जहाज को सुनामी से कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अगर यहाँ तैर रहे होंगे, अगर मान के चलिए आप इसमें से कूद गए हैं और यहाँ तैर रहे हैं, इसमें घुस के ऐसे तैर रहे हैं, ऐसे तैर रहा है कि मर गया जी जो भी हो, आप ऐसे तैर रहे हैं, आपके नीचे से सुनामी चली जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। सुनामी जो होती है वो खतरनाक तभी होगी जब आप उसके रास्ते में कोई रुकावट लाएंगे तब। लेकिन जैसे ही ये सुनामी आगे बढ़ेगी, जैसे ये सुनामी आगे बढ़ेगी, अब इसके रास्ते में रुकावट पैदा हो जाएगा। रुकावट जब पैदा होगा तो वो लहरें जो हैं उसकी ऊंचाई बढ़ेगी, तो लहरों की ऊंचाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लहरों की ऊंचाई को हम आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम, एम्पलीट्यूड। आयाम या एम्पलीट्यूड कहते हैं इसे। तो
सुनामी तरंगे, जब भूकंप समुद्र में आता है तो बीच में जहाँ गहरा समुद्र होता है वहाँ तरंगों को आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है, जिस वजह से तरंगों की ऊंचाई यानी आयाम, आयाम क्या बताता है, ऊंचाई को बताता है, आयाम कम रहता है। लेकिन जैसे ही वो तट पर आती है, किनारे पर आती है, उसको आगे जाने का मौका नहीं मिलता है और उसका एम्पलीट्यूड यानी आयाम बहुत बढ़ जाता है। और जितने भी बड़े शहर हैं वो समुद्र के किनारे ही स्थित हैं। जितने भी सुंदर रिजॉर्ट, होटल्स, ये विला, ये सब समुद्र के किनारे आते हैं सब। यहाँ रिजॉर्ट तो अलग लेवल का हो गया, होटल क्या है, तो बीच बाजार में कहीं खोल दीजिए, गाड़ी घोड़ा ची चा, गाड़ी टेम्पू आगे पीछे जा रहा है, अंदर खूब बढ़िया व्यवस्था रखी, तो होटल हो गया। रिजॉर्ट क्या हो गया, रिजॉर्ट में बड़ी बिल्डिंग नहीं रहेगी, 1 से 2 मंजिला की बिल्डिंग रहेगी और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा रहेगा। रिजॉर्ट में क्या होगा, रिजॉर्ट अलग लेवल का हो गया। जैसे मान के चलिए इतना बड़ा एरिया आप ले लिए, अब इसमें क्या किए, यहाँ पे तालाब बनवा दिए, यहाँ पर आपने जंगल पेड़ लगा दिया, यहाँ ग्राउंड बना दिया गोल्फ खेलने के लिए, यहाँ कुछ ऐसे खेलने के लिए बना दिए, यहाँ लाइन से अपना होटल बना दिए, यहाँ लाइन से अपना होटल बना दिए, ले कमरा कमरा, यहाँ स्विमिंग पूल डाल दिए। अब ये पूरा का पूरा रिजॉर्ट हो जाएगा, नेचुरल जगह पे हो जाएगा, पेड़ पौधे बहुत होना चाहिए रिजॉर्ट में, ये नहीं कि 2 कट्ठा में रिजॉर्ट खोल देंगे यहाँ पे। तो सुनामी बताइए बीच में ज़्यादा खतरनाक होती है या किनारे पर? सुनामी जब भी खतरनाक होगी किनारे पर। एक्चुअल जापानी भाषा में तट यानी किनारा को सुनामी कहा जाता है, सुनामी। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तटों पर आने वाली ऊंची लहरें। समुद्र तटों पर आने वाली ऊंची लहरों को हम सुनामी कहते हैं। तो सुनामी किनारे ज्यादा खतरनाक होता है, समझ में आ गया कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? अब हम आगे आते हैं। क्या सुनामी में जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा वो यही पूछेगा कि सुनामी बीच में ज्यादा खतरनाक होती है किनारे पे, ये नहीं पूछेगा। कहेगा सुनामी के खतरनाक होने का कारण क्या है, इसका आयाम का ज्यादा होना, इसके आयाम यानी एम्पलीट्यूड का ज्यादा होना, और वो भी तटों पर ज्यादा हो जाती है। सुनामी से कैसे बच सकते हैं भैया? ये सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, चाहे वो बाढ़ आ जाए, सुनामी हो जाए या भूकंप हो जाए। इससे बचने के 2 ही रास्ते होते हैं। एक, जो आपकी बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया है वो भूकंप को रोक सके। बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाए हैं वो किसे रोक सके? भूकंप को रोक सके। दूसरा, आपको कितनी पहले सूचना मिल रही है, जिन बिल्डिंगों की क्षमता भूकंप रोकने की नहीं है एटलीस्ट उसे सुरक्षा दिया जा सके। तो उसे एक हो गया कि आपका क्या बोलते हैं, भूकंप जो हो गया पहले सूचना मिल जाएगा तो आप वैकेट कर सकते हैं। और दूसरा, आप इतने मजबूत होने चाहिए। तो जापान ने क्या किया है, बाउंड्री बना दिया है, यहाँ पर दिवलवा, यहाँ पे बाउंड्री बना दिया है यहाँ पे कि सुनामी की लहरें आएंगी तो यहीं रह जाएगी। इतना होशियार है जापान, उसका दीवार जो बनाया है ना वो इस टाइप से बनाया है, इस टाइप से। तो जो दीवार बनाया है ना जापान, इतना होशियार है, इस टाइप से बना दिया है। अब इससे फायदा क्या हुआ जापान को कि ऐसे ऊपरा नोक निकाल देने से ना लहरें जो आती हैं वो वापस समुद्र में ही चली जाती हैं, वापस समुद्र में। इससे क्या फायदा हुआ जापान को, देखिए यहाँ आने से जैसे लहरें यहाँ आएंगी, समुद्र की लहरें, इसको बना देते हैं ना। जापान वाले के पास पैसा है, जिसके पास पैसा उसके पास टेक्नोलॉजी, समझ में आया कि नहीं आ गया? जिसके पास पैसा उसके पास टेक्नोलॉजी। देखिए ऐसे क्या होगा कि जैसे समुद्र की लहरें आएंगी, यहां से टकराएंगी और वापस इसी पे गिरेंगी। इससे गिरने के बाद कारण क्या होगा कि जो लहरें पीछे से आ रही हैं उसी के ऊपर गिर के उन लहरों को भी कमजोर कर देंगी। तो एक तो उधर नहीं जा पाई, वापस इधर ही आ गई। और दूसरा क्या फायदा हुआ, जो लहरें पीछे से आ रही हैं उन्हीं के ऊपर ये कंटिन्यूअस गिर गिर के उनका स्पीड और कम कर देती हैं, सब ये और कम कर देंगी। तो ऐसे लाइन से दीवार बना दिया गया जापान में। और जापान में अभी 10 दिन पहले सुनामी आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और सबसे विचित्र राज्य में हम बिहार वाले रहते हैं, बिहार में तो बाढ़ में दह जाता है सब। बिहार का इंजीनियर बनाता ना इसको तो सबसे पहले यही दह जाता है। अगर बिहार का इंजीनियर बनाता तो सबसे पहले दिवालवा दह जाता, बाद में सुनामी आएगा, फाड़ के सुनामी इधर निकल जाता, उठा जाता। अब भी सुनामी से पहले सुनामी से पहले गिर जाता है। तो जैसा आदमी यहाँ का है कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
सुनामी को रोकने के लिए, किसी प्राकृतिक आपदा से बचने का बस यही तरीका होता है कि आप उसके प्रति इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो आपका, और इसके अलावे वहां पर आपको जितना जल्दी जानकारी मिल सके, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जैसे अभी एक हंता वायरस आ रहा है, वो भी अब उससे भी जानकारी रखना जरूरी है, मारेगा किस लोग को। सुनामी किस भाषा का शब्द है बाबू? सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है ऊंची तरंगे। ये कहाँ आता है? तो समुद्र में आने वाले, जब भूकंप किसके अंदर आ जाए? समुद्र में, तो उसे क्या कहते हैं? सुनामी। सुनामी में जो तरंगे होते हैं इनका आयाम क्या होता है? बहुत बढ़ जाता है, और ये आयाम बीच में नहीं बढ़ पाता है, केवल कहाँ बढ़ता है? किनारे बढ़ता है। अत्यधिक गहरे समुद्र में सुनामी की गति सर्वाधिक होती है, जबकि महासागरीय की तटों पर न्यूनतम होती है। सुनामी की गति जो होती है ना, गहरे समुद्र में ज्यादा होती है, किनारे पे गति ज्यादा नहीं होता है, किनारे पे आयाम ज्यादा हो जाता है। सुनामी की सर्वाधिक उत्पत्ति प्रशांत महासागर में होती है। वहीं देश में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन देश आ जाता है? जापान आ जाता है। जापान। सुनामी का पता लगाने के लिए डार्ट टेक्नोलॉजी होती है। डार्ट कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, फुल फॉर्म क्या है? डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। ये समुद्र के अंदर एक मशीन लगा दी जाती है जो समुद्र के अंदर आने वाले भूकंप को बता देता है। समुद्र के अंदर आने वाले भूकंप को बता दिया मतलब आधे घंटे पहले आपको सुनामी बता दिया। सुनामी के आधा घंटा पहले बता देगा। अगर समुद्र में भूकंप आया है तो 20 मिनट से आधा घंटा के अंदर सुनामी आने वाला है। और सुनामी की पहचान क्या है? समुद्र पीछे हट जाएगा, समुद्र 2-4 किलोमीटर पीछे हट जाएगा और उसके बाद आगे चढ़ जाएगा 5-10 किलोमीटर आगे, तो सुनामी आ जाता है। सुनामी जब भी आ जाए तो ध्यान से समझिएगा, डार्ट टेक्नोलॉजी क्या होता है? समुद्र में डीप ओशियन, डीप समुद्र में क्या लगा दिया जाता है? सुनामी भूकंप को नापने वाले यंत्र लगा दिए जाते हैं। भूकंप को नापने वाले यंत्र लगा। सुनामी मीटर सुनामी को नापता है। सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सुनामी की किसी भी आपदा के दौरान, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। 2004 में इंडोनेशिया में सुनामी आ गया था। 2004 में कहाँ आया था? इंडोनेशिया में। भारत भी उससे क्षतिग्रस्त हुआ था। सुनामी के टाइम पे कहा जाता है कि जो भी लोग किनारे पर हैं, जो भी जहाजें किनारे पर हैं, इन जहाज़ों को तुरंत आदेश दिया जाता है कि बीच समुद्र में भाग जाओ। यानी इसीलिए देखिएगा जब भी सुनामी आएगा तो जितनी जहाजें रहेंगी, जैसे यहाँ सुनामी आया और हमने यहाँ डार्ट टेक्नोलॉजी कई जगह लगा दिया, जैसे यहाँ डार्ट लगा दिए। डार्ट मतलब क्या होता है? समुद्र के अंदर पकड़ने वाली सुनामी का पता लगाएगा। यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, ऐसे 10 जगह लगा दिए, लाइन से 30-40 किलोमीटर आगे तक लगा दिए डार्ट टेक्नोलॉजी। अब जैसे भूकंप आएगा बता देगा, और यहाँ सायरन बज जाएगा, सुनामी का सायरन, और वायरलेस पे अनाउंस कर दिया जाएगा जितनी जहाजें बंदरगाह पर खड़ी हैं डीप ओशियन में चल जाओ। तो जिस सामान में सामान लोड हो रहा होगा, किसी पे पैसेंजर भर रहे होंगे, सबको भगाएगा, चल जल्दी भाग भाग यहाँ से। तुरंत घुमा के उस जहाज को कहाँ ले जाएगा? बीच में। बीच में लेके चला गया तो बताइए जितनी जहाजें समुद्र के बीच में चली जाएंगी, क्या सुनामी से उन्हें कोई नुकसान होगा? नहीं होगा। समझ में आ गया? तो सुनामी आए तो पानी वाली जहाजों को किनारे ले जाना चाहिए, बीच में भाग जाना चाहिए? हाँ सर, एकदम कोई नुकसान नहीं होगा, बीच में भाग जाना चाहिए। समुद्री बाढ़ को सुनामी कहते हैं। एक तरह का देहाती भाषा में कहिएगा, समुद्री बाढ़ को सुनामी कहते हैं। आर्टिकल 292, 293, 292, 293, इसको आपको आर्टिकल से याद रखने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 292 और 293 को आर्टिकल से याद रखने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट समझिए। केंद्र सरकार या राज्य सरकार जब भी लोन लेगी तो इंटरनेशनल लोन जब भी जाएगा वो संचित निधि पर जाएगा। केंद्र में सत्ता पलट गई उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अभी हम लोग दुनिया में सबसे ज्यादा टॉप लोन लेने वाले हम लोग हो गए, लोग बेहतरीन लोन लेके हम लोग बैठे हैं। अब हमारे टोटल खर्च का मेजॉरिटी पैसा ब्याज चुकाने में चला जाता है। मेजॉरिटी पैसा किस में चला जाता है? ब्याज चुकाने में। मेजॉरिटी समझ में आ गया? लगभग वही 36 से 40% कुल खर्च का किस में चल गया है? राज्यों को पैसा देने में जाता है, फिर ब्याज चुकाने में जाता है। तो हम लोग जो ब्याज भरते हैं ये बहुत बड़ा अमाउंट भर देते हैं, और ये ब्याज जो होता है केंद्र सरकार ले या राज्य सरकार ले, चुकाना किसको है? संचित निधि को। अब आप मान के चलिए राजस्थान सरकार गया और लोन लेके चला आया जापान से, और राजस्थान सरकार कर हम ना देंगे, क्या कर लेगा तू? तो किससे लेगा?
संचित कहाँ के संचित निधि? केंद्र का संचित निधि भारत में एक वही है, राज्य का संचित निधि है कहाँ? केंद्र का। तू कर्जा ले लेगा केंद्र से, केंद्र सरकार उठा के दे देगा, केंद्र सरकार उठा के दे देगा। अब राज्य सरकार कहेगा बिना पूछे कैसे दिए, कहे शांति से रहो, आज जो तेरा 41% जा रहा है ना, एकरे में से काट लेंगे हम, इसी में से क्या कर लेंगे, काट लेंगे। तो राज्य सरकार ज्यादा उड़ पाएंगे नहीं, राज्य सरकार नहीं उड़ पाएंगे। जापान बड़ा सस्ता लोन देता है। अब लोन देने में क्या है कि किसी भी देश को लोन देने में, कोई देश बहुत कमा के बैठ गया है, अथाह पैसा हो गया, अब क्या करेगा, किसी देश को दे देगा, ये लोग कर्जा लो 4% के ब्याज पे हमको देते रहना। जापान ने हम लोग को कर्जा दिया, एकदम सबसे सस्ता जो लोन देता है वो जापान देता है, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता। उसका जीका बैंक है, सॉफ्ट है, अलग अलग है, सबसे सस्ता लोन देता है, 0.5% पे दे देता है, 1% नहीं देता। हाँ, बहुत सस्ता दे देता है, और किसी किसी को महंगा भी देता है। लेकिन स्पेशली इंडिया या अगर आप बिहार की बात करें तो यहाँ के लोग चाहते नहीं है कि जापान के बैंक से लोन ले, जब वो बहुत सस्ता दे देता है, लेकिन आपकी मनमौजी चलने नहीं देगा। वो अपना एक वो ऑब्जर्वर नियुक्त कर देगा। जैसे आप मान के चलिए कि आप एक पुल बनाने के लिए लेके आए कि 20,000 करोड़ जापान के बैंक से, तो 20,000 करोड़ जापान दे देगा, हो सके तो आपको 1% के ब्याज पे दे, हो सके तो आपको 2% के ब्याज पे दे देगा, अपना एक ऑब्जर्वर नियुक्त कर देगा। अब आप छड़ खरीद के लाइएगा लोकल कि पैसा मार दें, सरकारी है, तो ऑब्जर्वर रिजेक्ट कर दे, कहना ना टाटा का छड़ लगा, टाटा का। आप सोचेंगे सीमेंट डुप्लीकेट लगा दें, तो ट्रक वापस जाएगा, वो क्वालिटी ठीक नहीं है। आप सोचेंगे कि कौन ऐसे ने अकलेल बकलेल इंजीनियर ले आकर रख दे, तो क्या कहीं IIT का नहीं है, रिजेक्ट कीजिए। जापान वाला इतना, अभी इंडियन रेलवे बुलेट ट्रेन बन रही थी ना, तो अहमदाबाद में वो कोई पाया है जो 5 डिग्री टेढ़ा हो गया था, तो उसका रिपोर्ट जापान में कर दिया। जापान आया कहा रुको इसको तो सीधा करना, तो फिर ऐसे नहीं चलने देंगे, ट्रेन गिरेगा, हमारा पैसा अटक जाएगा, तुम नहीं कमाएगा तो मेरा EMI रुकेगा, कमाओ बढ़िया से। सोचिए ये हाल है जापान वालों का, समझे, इतना डेवलप होता है उससे कोई पैसा जल्दी लेना नहीं चाहता है, जबकि बहुत अच्छा है, करप्शन किया नहीं बनेगा इन लोग, और करप्शन करने भी नहीं देगा। आगे बढ़े तो बताइए, लोन आप कहीं से ले, देना किसको है, संचित निधि, देना किसे, संचित निधि से देना। इसे आर्टिकल से याद रखने की जरूरत नहीं। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्टी बदल लेगी तो लोन नहीं चुकाएंगे? जब मनमोहन सिंह के समय लोन था तो मोदी जी चुका रहे हैं, और जब मोदी जी के समय लोन है, आगे अगर कोई और आएगा वो चुकाएगा, कोई भी जाए।